Namaskar. So I am here with a interesting series called Quick Concept Revision and Quick Chapter Revision. दोनों का QCR बनता है. तो कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे सैलरी का चैप्टर है, मैंने बहुत ही कंसाइज उसके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करे. कैपिटल गेन्स का चैप्टर है, मैंने थोड़ा डिटेल में उसको रिवाइज कराया बिकॉज दैट्स अ चैप्टर आई फील अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैवंट अंडरस्टूड इट वेरी डीपली. तो मैंने कोशिश करी है कि उसके अंदर सारे इलस्ट्रेशन वगैरह मैं कराऊं. नो आई बिलीव कुछ छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर May 23 के लिए. तो उन कॉन्सेप्ट्स पे मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाना चाह रहा था और मैंने उसी के अंडर दैट आई हैव स्टार्टेड विद दिस वन, एंड दिस वन इज द डेल्क्रेडेयर एजेंट. नाउ जीएसटी में आपको पता है सप्लाई फ्रॉम द प्रिंसिपल टू द एजेंट कभी 7(1)(c) में आता है और कभी नहीं आता है. तो अगर उसको आपने डीपली समझना है, डेल्क्रेडेयर एजेंट का क्वेश्चन करना है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट विद क्विक कॉन्सेप्ट रिविजन ऑफ डेल्क्रेडेयर एजेंट. नाउ वी नो सप्लाई की डेफिनेशन में 7(1)(a) आता है, जहां पर गुड्स या सर्विस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना जरूरी है, इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है, एंड बाय अ पर्सन होना जरूरी है. यानी अगर कंसिडरेशन नहीं होगी तो 7(1)(a) के सप्लाई में नहीं आएगा. विदाउट कंसिडरेशन वाला सप्लाई इज ओनली कवर्ड बाय 7(1)(c). नाउ 7(1)(c) में रेड विद शेड्यूल 1 4 केसेस है. एक, अगर आपने किसी भी गुड्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है, उसको आप फ्री में देते हैं, तो वो सप्लाई आता है. एक, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन or an enterprise which is associated will come under 7(1)(c) if it is without consideration, but of course in furtherance of business होना जरूरी है. Then there is 7(1)(c) का जो third part है, which is supply between related persons or distinct persons without consideration, and the last part is principal and agent. तो उसको मैं बेरक से पढ़ेंगे. Section 7(1)(c) read with schedule 1 कहता है supply of goods by the principal to his agent where the agent undertakes to supply such goods on behalf of principal is a supply. So principal अपने एजेंट को अगर कोई भी गुड्स, आप नोट करो यहां पर क्या लिखा बेटा, गुड्स सप्लाई करा जाता है विदाउट कंसिडरेशन, इट विल बी अ सप्लाई. एंड बाय द एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इज अ सप्लाई. तो आपका सेल का एजेंट है या परचेज का एजेंट है, दोनों कवर्ड है. हम आज इसको कवर करेंगे, सेल एजेंट को. Now, प्रिंसिपल टू एजेंट में देयर वाज अ क्लैरिफिकेशन. अब दो प्रकार के एजेंट, एक वो एजेंट जो प्रिंसिपल के नाम पे सेल करता है और एक वो एजेंट जो अपने नाम पे बिल रेज करता है. सो फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक्स लिमिटेड इज द प्रिंसिपल एंड दे सेंड गुड्स विदाउट कंसिडरेशन टू देयर एजेंट. लेट्स से एक्स लिमिटेड इज इन चंडीगढ़ और एजेंट है दिल्ली में. नो आगे जो एजेंट है दिल्ली में, इमेजिन करो एजेंट है और वो आगे सेल कर रहा है, बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, वो बिल किसके नाम काटेगा. तो यहां पर सीबीआईसी ने क्लैरिफाई करा कि अगर एजेंट अपने नाम बिल काटता है, यानी आप इमेजिन करो जो एजेंट है लेट्स से इज ए प्राइवेट लिमिटेड और उसने आगे जो सेल करनी है वो अपने नाम का बिल काटेगा, विच मींस द सेल इज बीइंग मेड बाय ए प्राइवेट लिमिटेड. अब ऐसे केस में जब एक्स लिमिटेड ने गुड्स दिए एजेंट को विदाउट कंसिडरेशन भेजे, ये डीम्ड सप्लाई में आएगा. और एजेंट जब आगे बेचेगा कस्टमर को, वो 7(1)(a) में नॉर्मल सप्लाई में आएगा. ठीक है सर, इसका एक बार करते हैं. लेट अस गो एंड लुक एट द सेकंड पार्ट. सो द सेकंड पार्ट इज व्हेन एक्स लिमिटेड सेंड्स गुड्स विदाउट कंसिडरेशन टू एन एजेंट, और एजेंट दिल्ली में क्या कर रहा है, सिर्फ बायर्स कस्टमर्स ढूंढ रहा है, और आगे जब भी वो बिल काटेगा वो एक्स लिमिटेड के नाम काटेगा, बिल बुक उसकी है. Which means the sale when the agent makes it is actually taking place between X Limited and the customer. अब सीबीआईसी कहता है कि जब X Limited ने गुड्स एजेंट को भेजे, there is no deemed supply. Now सुनने में ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, एग्जांपल लेते हैं. क्या कहते हो? So we say X Limited sends goods to the agent, value of goods is 10 lakhs, और जब एजेंट ने आगे बिल काटा 11 लाख का बिल काटा. अब इस केस में एजेंट ने अपने नाम पे बिल काटा, यानी जब एक्स लिमिटेड ने एजेंट को गुड्स भेजे थे तो ये डीम्ड सप्लाई हो जाएगा. इधर टैक्स इनवॉइस रेज होगा और 10 लाख पे जो वैल्यू ऑफ गुड्स है एक्स लिमिटेड लायबिलिटी लेजर में लेंगे और 1,80,000 कम्स एज देयर लायबिलिटी. Then the agent makes a sale to the customer, that is a second supply, that is a supply by the agent to the customer,
एंड एजेंट 11 लाख के ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा विच इज 1,98,000। जो एक्स लिमिटेड ने रेज करा था वो अपने GSTR 1 में भरेगा, लायबिलिटी लेजर में जाएगा, वो एजेंट के क्रेडिट लेजर में आ जाएगा और एजेंट को उसका क्रेडिट मिल जाएगा। फिर एजेंट भी कमीशन चार्ज कर रहा है फ्रॉम एक्स लिमिटेड और दैट्स अ सर्विस। तो उस सर्विस के लिए एजेंट बिल रेज करेगा एंड दैट विल बी हिज लायबिलिटी लेजर। वी आर एज्यूमिंग दिस इज इंटरेस्ट तो 18% ले रहे, और जब वो करेगा तो ये क्रेडिट लेजर में आ जाएगा इन द हैंड्स ऑफ एक्स लिमिटेड। सो दिस इज अ ट्रांजैक्शन दैट विल टेक प्लेस बिटवीन एक्स लिमिटेड एंड एजेंट, जब एजेंट अपने नाम पे बिल रेज करता है। नाउ लेट्स गो फर्दर। लेकिन अगर एजेंट एक्स लिमिटेड का नाम बिल रेज करता बेटा, तो व्हेन द एजेंट इज सेलिंग इट, बेटा कौन बेच रहा है? एक्स लिमिटेड बेच रहा है। एक्स लिमिटेड ने कस्टमर को कितने का बेचा? 11 लाख का बेचा। तो 11 लाख के ऊपर एक्स लिमिटेड चार्ज करेगी क्योंकि उनका लायबिलिटी लेजर में आएगा, और एजेंट जो चार्ज करेगा वो एक्स लिमिटेड से कमीशन चार्ज करेगा, जिसका एक्स लिमिटेड को क्या मिल जाएगा? क्रेडिट मिल जाएगा। अब चलते हैं डेल क्रेडियर एजेंट। नाउ हु इज अ डेल क्रेडियर एजेंट? डेल क्रेडियर एजेंट का एक सिंपल सा रूल याद करेंगे। ये वो एजेंट है जो अपने प्रिंसिपल को रिकवरी और पैसे का गारंटी देता है। यानी प्रिंसिपल ने एजेंट को कुछ सामान भेजा, एजेंट कहता भाई आप फिक्र मत करो, मैं इस सामान को जब भी बेचूंगा पैसा आपका गारंटी है। अब ऐसे केस में डेल क्रेडियर एजेंट्स क्या करते हैं? अपने कस्टमर्स को जो उनसे खरीद रहे हैं उनको लोन दे देते हैं कई बार, और उस पर ब्याज लेते हैं। ठीक है। सो डेल क्रेडियर एजेंट और नॉर्मल एजेंट में एक फर्क बताया मैंने कि डेल क्रेडियर एजेंट विल बी गारंटीइंग द पेमेंट टू द प्रिंसिपल। ठीक हो गया। अब उसी के ऊपर दो सिचुएशंस बन जाती हैं भाई। अगर प्रिंसिपल ने डेल क्रेडियर एजेंट को गुड्स भेजे विदाउट कंसिडरेशन तो क्या ट्रीटमेंट होगा, और अगर विदाउट कंसिडरेशन भेजे और एजेंट ने अपने नाम बिल रेज करा या प्रिंसिपल के नाम बिल रेज करा, दोनों केसेस में ट्रीटमेंट क्या होगा? तो पहला इलस्ट्रेशन ले रहे हैं। एक्स लिमिटेड सेंड्स गुड्स विदाउट कंसिडरेशन टू द एजेंट। इस बार एजेंट मैंने बोला डेल क्रेडियर एजेंट है। क्या फर्क होगा? 2 मिनट में विद मी। द बिल इज रेज्ड इन द नेम ऑफ एक्स लिमिटेड। नाउ आई वांट यू टू थिंक विद मी राइट नाउ। जल्दी से बता दो मुझे कि जब ये गुड्स भेजे हैं तो क्या ये 7(1)(c) में आ रहा? बेटा नहीं आ रहा सर। क्यों? एजेंट जो है प्रिंसिपल के नाम बिल रेज करेगा, विच मीन द सेल विल बी बाय एक्स लिमिटेड टू द कस्टमर व्हेनेवर द एजेंट इज सेलिंग इट। और एजेंट कस्टमर को लोन देगा और उस पे उसको शायद इंटरेस्ट भी आएगा और एजेंट को कमीशन भी मिलेगा। नाउ ऑल दीज ट्रांजैक्शंस वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू बी द ट्रीटमेंट। चलो एक एक करके करते हैं। एक्स लिमिटेड ने एजेंट्स को गुड्स भेजे, वैल्यू ऑफ गुड्स इज 10 लाख, और एजेंट ने आगे बेचे 11 लाख के, पर बिल रेज करा एक्स लिमिटेड के नाम। तो सेल किसकी हो रही है? एक्स लिमिटेड की। तो 11 लाख के ऊपर एक्स लिमिटेड बिल रेज। अब एजेंट ने कमीशन रेज करी, कमीशन का बिल रेज करा, कमीशन का बिल है 30,000, ये उसके लायबिलिटी लेजर में आएगा और इसका क्रेडिट मिल जाएगा एक्स लिमिटेड को। तीसरा ट्रांजैक्शन, द एजेंट हैज गिवन अ लोन टू द कस्टमर और उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है क्योंकि उसने प्रिंसिपल को गारंटी करा हुआ भाई मैं तेरा पैसा दूंगा। अब इसके ऊपर सीबीआईसी ने क्या क्लैरिफाई करा? सीबीआईसी कहती है इस केस में जो लोन है इज अ सेपरेट ट्रांजैक्शन बिटवीन द एजेंट एंड द कस्टमर, और उसका सेल ऑफ गुड्स से कोई लेना देना नहीं है। Therefore, please treat this as a separate transaction and we know interest on loan is exempt under section 11। तो इसके ऊपर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। बट इफ दूसरा एग्जांपल, भाई अगर गुड्स विदाउट कंसिडरेशन गए हैं पर एजेंट अपने नाम बिल रेज करेगा, है ना? अब एजेंट जब अपने नाम बिल रेज करेगा तो बेटा ये तो हो गया डीम्ड सप्लाई। अब इस बार सप्लाई इज बाय एक्स लिमिटेड टू द एजेंट, एजेंट टू द कस्टमर, और कस्टमर को उसने लोन दिया, उस पर इंटरेस्ट आया। अब इसमें क्या फर्क आ रहा है? सीबीआईसी सेज नाउ दिस ट्रांजैक्शन ऑफ गिविंग द लोन एंड गेटिंग इंटरेस्ट is a part of the transaction of sale of goods by the agent to the customer, और ये composite supply में आएगा। यानी इंटरेस्ट इज इंसिडेंटल टू द सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी इंटरेस्ट की वही ट्रीटमेंट होगी जो गुड्स की है। ठीक बात। अच्छा, हो सकता है एजेंट ने कमीशन भी चार्ज किया, वो अलग है। चलो इसको भी देख लेते हैं। नाउ एक्स लिमिटेड टू एजेंट ने गुड्स भेजे, वैल्यू ऑफ गुड्स इज 10 लाख और सोल्ड टू कस्टमर इज 11 लाख, बट दिस टाइम सेल टू कस्टमर इज बाय द एजेंट। तो एजेंट का मैंने 11 लाख के ऊपर 198 ले लिया और 10 लाख की वैल्यू पे 180 एक्स लिमिटेड के लायबिलिटी लेजर में आएगा, जो आगे जाके एजेंट को क्रेडिट मिल जाएगा। एजेंट ने 30,000 का कमीशन रेज करा,
दैट कम्स एज लायबिलिटी लेजर, उसका क्रेडिट मिल जाएगा। अब रही बात ब्याज की, he says एजेंट ने कस्टमर को लोन दिया जिसपे ब्याज चार्ज इज 1 लाख। अब इसका क्या करेंगे? नाउ दिस इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द एजेंट टू द कस्टमर, यानी अब इस पे वही ट्रीटमेंट होगी जो गुड्स की हुई, यानी इस 1 लाख के ऊपर 18% जो है विल बी लायबल टू बी पेड बाय द एजेंट, मतलब उसके लायबिलिटी लेजर में आएगा। तो बेसिक डिफरेंसेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक बार फटाफट दोबारा करते हैं। अगर एजेंट प्रिंसिपल के नाम पे बिल रेस कर रहा है, यानी वो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर रहा है, प्रिंसिपल कर रहा है, तो उसने जो लोन दिया to guarantee the payment to the principal, that is treated as a separate supply from goods, and उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा because interest is exempt under section 11। बट अगर बेटा एजेंट ही अपने नाम गुड्स बेच रहा है तो इंटरेस्ट विल बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई। आई होप दैट इज क्लियर। इसके ऊपर आईसीआई ने नवंबर 22 में एक क्वेश्चन नंबर 6 दिया। नाउ फटाफट क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट अस सी हाउ डीपली आईसीआई वांट्स यू ऑल टू रीड द लॉ। देखो दो बातें होती है, या तो हम अपनी तैयारी ऐसे करें जिसमें हमें लगे यार बस इतना ही आएगा, इसके ऊपर तो आएगा नहीं, या फिर आईसीआई का लेवल देख के तैयारी करें। एंड ऑफ कोर्स यू नो आई नो सेकंड वाला ऑप्शन बेटर है। लेट्स से दिस इज चार्म लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ झारखंड। तो जब आप सवाल पढ़ रहे हो आपको आराम आराम से एक इमेज बनानी है। तो अभी एक इमेजिन करो, चार्म्स लिमिटेड है, रजिस्टर्ड डीलर है, झारखंड में है, मैन्युफैक्चर्स कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एंड अपॉइंटेड मिस्टर हैंडसम ऑफ मुंबई। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो चार्म्स है, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, चार्म्स है और एक हैंडसम है। आईसीआई ऑल्सो हैज सम इंटरेस्टिंग नेम्स। आई थिंक पेपर में तुम्हारे को हंसी आ जाए इस वजह से ये नाम रखे गए। दिस गाय इज इन मुंबई एंड ये कहां पर है? झारखंड। नाउ रिमेंबर ये इंटर स्टेट सप्लाई होगा, ये भी रजिस्टर्ड डीलर है और ये भी रजिस्टर्ड डीलर है। As the Del Credit agent, okay, Handsome is the DCA, Del Credit agent, to sell their products. Being a DCA, he agrees to raise the invoices in his own name and also guarantees for the realization of payment from customers to Charms. यानी इसके अपने कस्टमर आ रहे हैं जिनसे जो पेमेंट आएगी उसने चार्म्स को गारंटी करी है। इन ऑर्डर टू रियलाइज द पेमेंट्स फ्रॉम द कस्टमर्स ऑन टाइम, he extends short-term transaction-based loan to them and charges interest for the same। तो वही वाली बात आ गई कि ये क्या कर रहा है, लोन दे रहा है और उस पर इंटरेस्ट आ रहा है। विच मीन्स व्हेन चार्म्स इज सप्लाइंग टू डीसीए, बाय नाउ हमारे दिमाग में लॉ चल रहा है, ये डीम सप्लाई आ गया। जब इसने आगे सप्लाई करा ये 7(1)(a) में आ गया, नॉर्मल सप्लाई आ गया, एंड इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहा है इज पार्ट ऑफ द कॉम्पोजिट सप्लाई। सो पहले पढ़ते पढ़ते वी ऑलरेडी recalled the law in our heads. Mr. Handsome provides you the following details of transactions carried out during the month of March 22। अब ये बहुत जरूरी है कि उन्होंने लिखा है मार्च के महीने की ट्रांजैक्शंस है। He says outward supply, अभी आउटवर्ड सप्लाई का डेटा दे रहा है, नीचे इनवर्ड का दे रहा है। बी वेरी केयरफुल। गुड्स सोल्ड बाय हैंडसम इन हिज डीसीए कैपेसिटी इंट्रा स्टेट, यानी ये तो महाराष्ट्र में बिके हैं, इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी यानी महाराष्ट्र जीएसटी लगेगा 280। इंटरेस्ट अर्न्ड फ्रॉम अबव कस्टमर्स फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइडेड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यूज। जल्दी से बता दो इस पे क्या होगा, क्या ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगा? बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। दिस इज कॉम्पोजिट सप्लाई। कमीशन बिल रेज्ड ऑन चार्म्स लिमिटेड, कमीशन बिल अगेन यहां पर एक और आ गया, कमीशन भी आ रहा है विच इज 30,000। चलिए ये भी आ गया। तो इन तीनों पे पर ये आईजीएसटी आएगा, यहां पर क्या आएगा? सीजीएसटी एसजीएसटी। दिमाग में लिखते जाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। नाउ इनवर्ड सप्लाई, व्हाट इज इनवर्ड सप्लाई से? ही सेज interstate supply of goods received from charm being a DCA, no consideration was paid, value is 2 lakhs। remember this is covered by 7(1)(c) और इसके ऊपर आईजीएसटी चार्ज हुआ होगा जिसका हैंडसम को आईटीसी मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द बेस्ट पार्ट, आई लाइक दिस सेकंड पार्ट वेरी मच। देखो, रिसीव्ड ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम चार्म लिमिटेड, यानी हैंडसम को चार्म से ट्रेनिंग भी मिली है as per DCA agreement free of cost, and the training is worth 75,000। the company charges 75,000 for such training when it provides the same to others। इनसे नहीं लिया। now
यू नो इफ वी आर नॉट रीडिंग द लॉ केयरफुली, वापस चलते हैं, एक बार लॉ को जब पढ़ेंगे, क्या देखा यहां पर, गुड्स लिखा है बेटा, यानी प्रिंसिपल टू एजेंट की सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन डीम्ड सप्लाई में नहीं आ रही है। इतना बारीकी से आईसीआई इज रीडिंग द लॉ फॉर यू, और आपको भी पढ़ना है। अब इस केस में क्या करते हैं, 280 पे, नाउ व्हाट आई हैव डन इज आई हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन फॉर यू। ये एक मेरा चार्ट है, अगर आपने मेरे से करा हुआ तो ये चार्ट आपको आता ही होगा, नहीं करा तो प्लीज जस्ट ट्राई एंड सी इफ इट इज हेल्पफुल फॉर यू। तो मैंने लायबिलिटी लेजर लिया और आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी लिख दिया, और यहां लिख दिया वर्किंग नोट 1। फिर मैंने क्रेडिट लेजर लिया, अगेन आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ओपनिंग बैलेंसेस और करंट बैलेंसेस एंड टोटल ले लिया, और उसके बाद हम उसको पे करेंगे थ्रू द कैश लेजर। कैसे आएगा, नाउ कंप्यूटिंग जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई, तो हम यहां पर पूरा लिखेंगे, और ये वर्किंग नोट्स लिखने बहुत जरूरी है इफ यू वांट फुल मार्क्स इन द पेपर। सेल बाय डीसीए टू द कस्टमर 71A में आ रहा है। अब डीसीए ने कस्टमर को कितना दिया था, गुड सोल्ड बाय हैंडसम 280, तो चलिए 280 पे मैंने 99% ले लिया। इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर इज अ कंपोजिट सप्लाई, 20 पे भी 9% ले लिया, और जो कमीशन फ्रॉम चार्म उसने चार्ज करी है उस पे आईजीएसटी ले लिया, और ये जो फिगर्स आए मेरे, ये मैंने जाके अपने मेन चार्ट में डाल दिए। वर्किंग नोट 1 पूरा हो गया। अब चलते हैं वर्किंग नोट 2 विच इज आईटीसी। नाउ आईटीसी में क्या करेंगे सर, सर परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम चार्म्स है विदाउट कंसिडरेशन है 71C में। इस पे चार्म्स ने कितना था, चेक करें, वैल्यू कितना था, द वैल्यू वाज 2 लाख, और रेट उसने मुझे बताया है 18% है। Therefore, I will take 36,000 as IGST because interstate है, और परचेज ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन तो सप्लाई में ही नहीं आता। सो माय करंट ईयर इज दिस, ओपनिंग बैलेंसेस है नहीं। अब मेरे पास क्रेडिट लेजर में आईजीएसटी पड़ा है, रिमेंबर आईजीएसटी पहले आईजीएसटी से लेंगे, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी से एनी ऑर्डर, मैंने सीजीएसटी से ले लिया, और जो बैलेंस बचा 3600 रुपया वो मैंने एसजीएसटी से ले लिया क्रेडिट। तो मेरा कैरी फॉरवर्ड जो हो रहा है वो निल हो रहा है। अब मेरा ये लायबिलिटी निल हो गया, ये लायबिलिटी निल हो गया, 27,000 माइनस 3600, 23,400 मेरे को कैश लेजर से पे करना है अंडर दी एसजीएसटी। तो आई बिलीव दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होपफुली एक बहुत छोटे से वक्त में मैंने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर अच्छा लगा तो जरूर लिखेगा। इन केस देयर आर अदर टॉपिक्स यू वांट मी टू कवर, इन केस देयर आर टॉपिक्स यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड इन, प्लीज कमेंट्स में लिखो, एंड आई प्रॉमिस यू उनको आसान तरीके से मैं यहां पर QCR सीरीज में लेकर आऊंगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, नमस्कार।